नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। भू कानून के ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न पक्षों के साथ की चर्चा। भरारीसैंण विधानसभा भवन में हुई बैठक में बोले सीएम, जल्द अमल में आएगा सशक्त भू कानून। पलायन निवारण आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने बुद्धिजीवियों के साथ किया मंथन। कहा, पलायन रोकने को लेकर संजीदा है सरकार। लखपति दीदी की कहानी भी करेगी दूसरों को प्रेरित। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति तय करने को देहरादून में हुआ मंथन। एक दिवसीय कार्यशाला में जुटे विशेषज्ञों ने हिमालय क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों पर की चर्चा। तराई पूर्वी वन विभाग में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। सांसद अजय भट्ट ने जागरूकता का प्रसार करने वाली मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और बनबसा में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा सेना भर्ती रैली का आयोजन। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, समय रहते दुरुस्त करें सभी इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन भरारीसैंण में भू कानून के लिए बनाई गई समिति, पूर्व उच्चाधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जन भावनाओं के मुताबिक बनाए जाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सशक्त भू कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की जरूरतों और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। भू कानून पर काफी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें, जिससे कि राज्य के अंदर जो जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, जमीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई, पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूंकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में काम किया है, उन सभी वरिष्ठ हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी हैं सबको भी यहाँ पर बुलाया था। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं और हम इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ भी ये बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे जो भी हितधारक हैं और साथ में राज्य के प्रत्येक जो हमारे परगना हैं उन परगनाओं पर भी हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एसडीएम वगैरह, तहसीलदार और सबको सुझाव लेकर जो चीजें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य। उत्तराखंड में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर भरारीसैंण में पलायन निवारण आयोग की अहम बैठक हुई। बैठक में पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के साथ ही इसके निवारण के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पलायन की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। पलायन निवारण आयोग की तरफ से दिए जा रहे सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश विदेश के प्रवासियों को भी इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पलायन निवारण के लिए प्रवासियों से भी अच्छे सुझाव मिल रहे हैं, जिन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। निवारण आयोग हमारा
लगातार काम कर रहा है और पिछले 3 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्वरोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है और स्वरोजगार रोजगार तेजी से बढ़ा है और पलायन रोकने की दृष्टि से भी ये काफ़ी सहयोगी हो रहा है राज्य के अंदर। उसको और प्रभावी बनाया जाए और ठीक प्रकार से जो उनकी रिकमेंडेशन है उस पर काम हो। वहीं भराड़ीसैंण में राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न जिलों से आए ग्रामीण उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने ग्रामीण उद्यमिता को लेकर अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 1 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिनकी कामयाबी की कहानी दूसरों को भी प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी। आज हमारे जो लखपति दीदियां हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, स्थानीय रूप से छोटे छोटे यूनिट के माध्यम से अपने उत्पाद बनाने वाले हैं, पूरे राज्य के अंदर से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। उनके भी बहुत सारे सुझाव आए हैं और निश्चित रूप से उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है। जैसे 1 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ अभी तक बन गई हैं। अनेक लोग स्वरोजगार रोजगार करके आज जहाँ स्वयं का उद्यम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। उनमें से जो सुझाव आए हैं कि कुछ और चीज़ों का सरलीकरण होना चाहिए, कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर हमको मिल गई हैं। हम जल्दी ही उन सब का परीक्षण करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि उनको सरलीकरण भी मिले और तेज़ी से हमारा राज्य इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हमसे अपेक्षाएं की, जो उन्होंने बाबा केदार के धाम से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो निश्चित रूप से ये 10 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम 10 सालों में प्रगति के और उन्नति के शिखर पर होंगे। उसके लिए हर एक उत्तराखंडवासी अपना योगदान देगा, ऐसा आज से लोगों से हम लोगों ने यहाँ पर एक संकल्प भी यहाँ ले रहे हैं हम लोग। देहरादून में पर्वतीय खतरों का आकलन और चुनौतियां विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है। संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होता है। आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक आकलन जरूरी है। देखिए, इसमें आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि कार्यशाला सफल रहे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। कार्यशाला में विभिन्न सरकारी संस्थानों, IIT और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में हिमालयी ढलानों के खतरे, सुरंग बनाने की चुनौतियों और हाइड्रो परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्राकृतिक बाधाओं पर विचार विमर्श किया गया। हमारे दिमाग में बहुत पहले से था कि जो कुछ हादसे हमारे पहाड़ पर हो रहे हैं, जितने हमारे चाहे वो जोशीमठ का हो, चाहे वो नैनीताल का हो, तो ये सब चीज़ें एक चिंता का विषय है पूरे पहाड़ के लिए। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए 1-1.5 साल पहले एक सोसाइटी बनाई थी, हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट। उसमें दुनिया हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, MSCL हो, NHPC हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हों, तो इन लोगों को हमने एपेक्स लेवल के लोग जो हैं इनको हमने बुलाया है। और बुलाने के बाद हम लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं, कहाँ हिमालय पे खतरे मंडरा रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। जैसे 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक है ग्लॉफ और दूसरा है लैंडस्लाइड डैम फॉर्मेशन। 2 इस समय आने वाले समय में हिमालय के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। तो कहीं भी अगर लैंडस्लाइड डैम बनते हैं उसको बीच करना एक सबसे बड़ा हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होता है कि किसी तरह उसको ब्रीच किया जाए, या कहीं ग्लॉफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, कहीं कोई बड़ी लेक हिमालय में जैसे चोराबारी में हुई थी और इसी तरह ऋषि गंगा में हुआ था, और अभी लोनाक सिक्किम में लोनाक लेक बस्ट हुई थी, उसने तबाही मचा दी थी। तो उन सब चीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं। करने के बाद
अपना फीडबैक गवर्नमेंट को देने की कोशिश करते हैं। अभी हम जितने लैंडस्लाइड जहाँ जहाँ मिटिगेशन मेजर्स चल रहे हैं, काफ़ी जगह पे बलिया नाला हुआ, हल्दा पानी हुआ, उस सबको हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब जोशीमठ में आपदा आई थी, सब्सिडेंस वगैरह हुआ था, तो तब हमें लगा कि पूरे उत्तराखंड के जो मेजर टाउन्स है वी शुड डू सम इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो अब हम सारे इम्पॉर्टेंट मेजर टाउनशिप्स के इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, लेडार मैपिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक जियो डेटाबेस तैयार रहे जो कि बाकी लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट और उसके अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट के काम भी आए। तो ये वर्कशॉप जो है बेसिकली हम जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, हम अभी फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले तराई पूर्वी वन प्रभाग के जंगलों में मानव वन्यजीव टकराव की रोकथाम के लिए वन विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन चलाएगा। करीब 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नैनीताल से उधम सिंह नगर और नेपाल बॉर्डर तक फैले जंगल मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। इसे देखते हुए वन विभाग ने एक मोबाइल वैन चलाने का फैसला किया, जो संवेदनशील गांवों में घर घर जाकर जनता को संघर्ष की रोकथाम के लिए जानकारी देगी। इसमें ग्रामीणों को बताया जाएगा कि वन्यजीव के आने की स्थिति में वे क्या करें और क्या न करें। आज इस मोबाइल वैन को क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संख्या बढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं फिर मानव और वन्यजीवों में संघर्ष होना लाजमी है। ये कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए और संघर्ष के प्रति जागरूक किया जाए। जैसे हाथी कॉरिडोर है, हाथी आ रहा है, अब हमने उसका रास्ता बंद कर दिया। वाइल्ड लाइफ के जहाँ जहाँ पर उनके भी कॉरिडोर बने हुए हैं, टाइगर के मूवमेंट के जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को भी हमने बंद कर दिया। मूवमेंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो आएगी आएगी। और इस संघर्ष को और कैसे कम करें, जैसे हमारे अन्य प्रकार के, देखिए प्रकृति का नियम है कि एक दूसरे के ऊपर चेक किया हुआ है और व्यवस्था करिए हर एक की। आपके वहाँ डियर हैं, आप मतलब मेरा हिरन है, अन्य वन्य जीव हैं, और वो एक किस्म से देखा जाए तो बड़े पशुओं के लिए आहार का काम कर रहा है। बड़े बड़े आपके वृक्ष हैं, वो हाथी उसको लेते हैं। तो हर चीज़ों को किस तरह से हम अपने आगे रखें, कैसे प्रोग्राम करें, किस तरह से वो मानव के करीब ना आने पाएँ, वहीं पर वो अपने क्षेत्रों में रहें जैसे पहले से रहते थे, इसका भी हम ध्यान देंगे। और अगर आ जाते हैं तो बचाव कैसे करना है, इसका भी हम ध्यान देंगे। चंपावत जिले के बनबसा में 28 नवंबर से सेना की भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिसंबर तक आयोजन होने वाली इस भर्ती रैली में रिलीजियस टीचर और सेना अग्निवीर की 2 श्रेणी में भर्ती का आयोजन किया जाना है। इसके लिए लगभग 3,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती की तैयारी को लेकर आज जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बैठक ली, जिसमें भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के कर्नल राहुल मेघले और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बिजली, पानी, यातायात और सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने लोगों से भर्ती के दौरान ठगी की घटनाओं से सतर्क रहने की अपील भी की। 27 नवंबर से ये भर्ती प्रारंभ हो रही है और इसमें 2 तरह की भर्तियां हैं। इसमें एक रिलीजियस टीचर्स की भी भर्ती हो रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चयनित लोग हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद फिर अग्निवीर भर्ती होगी, जो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के मध्य में होगी। इसमें जो हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस की तरफ से जो उनके नोडल ऑफिसर थे, उनके साथ आज हमने एक बैठक करी है और उसमें जो भी हमारा सिविल के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन था और जो हमें उनकी तरफ से जो हमें उनको जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनके सहूलियत के लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी, इस पे आज चर्चा हुई है। और उसमें चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो, बिजली हो या उनको कुछ अतिरिक्त सिविल स्टाफ की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर ली गई है। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में विशेष चर्चा की गई है और जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था कि कई बार ऐसी भर्तियों में कुछ लोग इसका जो है फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों से जो है धनराशि वगैरह की भी लेने की शिकायतें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में हमारे जो पुलिस विभाग है पूरी सतर्कता मेंटेन करेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूंगा जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कि उनके लिए सभी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं और किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्वों से आपको किसी तरह की कोई वार्ता करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि आपसे भर्ती को लेकर किसी प्रकार की कोई ऐसी तरह से डिमांड करता है तो आप तुरंत जो है हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में इसमें अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व डिफरेंट आर्ट सेंटर के सहयोग से समावेशी भारत अभियान के अंतर्गत जादू आधारित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और भारत में समावेशी समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अखिल भारतीय यात्रा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। ये कार्यक्रम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की मुख्यधारा में दिव्यांगजनों को लाना है। ये अभियान 3 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न होगा। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक दृष्टि दिव्यांग समाज में जो जागरूकता है, सोसाइटी में जो जागरूकता है, दृष्टि दिव्यांगों की जो विशेष आवश्यकताएं हैं उसके बारे में एक आम जनों को जागरूक करना है। और यहाँ पे जो डीएसी एक संस्था है उनके माध्यम से मिस्टर गोपीनाथ, जो कि देश के अलग अलग भागों में हमारे मंत्रालय के माध्यम से आज अपने कार्यक्रम को अपने मैजिशियन के थ्रू, अपने जादू के थ्रू वो यहाँ पे बच्चों को अवेयर करेंगे। और हम समझते हैं कि इससे सोसाइटी में एक अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी कि हमारे जो दृष्टि दिव्यांग है, अलग अलग डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं वो उनके अंदर एक डिफरेंटली वो एबल्ड है, उनके अंदर एक विशेष गुण होता है जिसको कि हम अगर उजागर करते हैं तो वो कैपेबल बन सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इंक्लूसिव इंडिया कैंपेन ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगा, जो कि एक लंबा प्रोग्राम है जिसमें सभी दृष्टि दिव्यांगजनों के साथ साथ अन्य दिव्यांगजनों को जोड़ने का एक प्रयास है, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उद्देश्य है। ये प्रोग्राम शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आने के बाद सभी दिव्यांगजनों का एम्पावरमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के कौशल रोजगार के विभिन्न आयामों से और अन्य गतिविधियों के द्वारा एडिप के द्वारा करवाया जा रहा है। उसी दिशा में मैजिक, जो कि हमारे लिए एक सेंसिटिव एक्टिविटी है, मैजिकल ये प्रोग्राम रहेगा 2 घंटे का। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को 15 से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए नैनीताल जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में थारू पंचायत इलाके में जनजातीय परिवार निवास करते हैं, जिन्हें जनजातीय गौरव के रूप में सम्मान दिया जा रहा है। इसके तहत विगत 6 माह से यहां चिन्हित निवासरत जनजातीय परिवारों के पात्र लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दे दिया गया है। वहीं अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जिले के रामनगर विकासखंड में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के नोडल अफसर व जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के भाषण का सजीव प्रसारण किया जाएगा। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जनपद नैनीताल में कई विकास खंड रामनगर में थारी साइड में जनजाति के परिवार रहते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, जो लोग उनसे वंचित से विगत 6 माह में हमने उन सबको लाभान्वित कर दिया है, पात्र व्यक्ति को लाभ दे दिया है। 15 नवंबर को विकास खंड रामनगर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम होगा। वहाँ जो पात्र वंचित व्यक्ति जिनके स्वीकृत हुए हैं उनको वहाँ पर चेक वितरण किए जाएंगे। वहाँ करीब 250-300 व्यक्ति लोग आएंगे प्रोग्राम में। उसकी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है।
सूबे के सबसे पुराने और ऐतिहासिक मेले में शुमार 72वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 14 से 20 नवंबर तक आयोजित गौचर मेले के लिए जिला प्रशासन मेला स्थल पर डटा हुआ है। वहीं उप जिलाधिकारी मेलाधिकारी संतोष कुमार पांडे का कहना है कि गौचर मेले की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। मेले में इस बार स्थानीय लोगों की सुविधा के मद्देनजर कुछ बदलाव किए गए हैं। नहीं, ये गौचर मेले की विशेष रूप से चमोली जनपद के गौचर की उपलब्धि है ये, और प्रतिवर्ष यहाँ पर राजकीय मेला किया जाता है। कल इसका उद्घाटन है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो अब जो जितनी यहाँ मेले की तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो गई हैं, दुकानें आना शुरू हो गई हैं, मेला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अच्छी व्यवस्था की गई है। कुछ तो प्रोग्राम में चेंजेस हुए हैं, उसके बाद कुछ आपने देखा होगा वहाँ का जो लेआउट है वो कुछ चेंज हुआ है, वो भी सब कुछ यहाँ की जनता की मांग के अनुसार हुआ है। और बाकी और कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। कलाकारों को लाया गया है जो स्थानीय और सांस्कृतिक कलाकार के लिए कलाओं के को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कलाकार हैं, उनको वरीयता दी गई। गौचर में हर साल आयोजित होने वाले मेले में दूर दराज से लोग आते हैं। ऐतिहासिक गौचर मेला इतना दिलचस्प और रोमांचक होता है कि प्रवासी भी इसका साल भर इंतजार करते हैं। यही वजह है कि मेले को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस मेले में चमोली, रुद्रप्रयाग समेत सभी जिलों के लोग आते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ जमकर खरीदारी भी करते हैं, जिससे उन्हें भी बेहतर व्यवसाय की उम्मीद है। यहाँ का जो उद्योग है उसकी प्रदर्शनी लगती है। यहाँ की जो संस्कृति है वो रात के जो कार्यक्रम होते हैं, यहाँ के जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ के चारों तरफ से लोग दूर दूर से पूरे प्रदेश भर का, क्योंकि राज्य का ये मेला है, और प्रदेश भर के लोग यहाँ पे इस मेले को देखने के लिए, यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए, यहाँ के जो उद्योग है, उद्योग से संबंधित अपने चीजों को लेने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेलों में आपने देखा होगा लोग खरीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ करके करते हैं, तो लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार की ओर से शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसी के तहत आज अल्मोड़ा के एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय प्रतियोगिता आरंभ हुई। कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 11 विकास खंडों के शासकीय और अर्ध शासकीय विद्यालयों के संस्कृत के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के संयोजक हेमचंद्र जोशी ने बताया कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और संस्कृत को जन भाषा बनाने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। विद्यालय में जो संस्कृत के छात्र हैं उनकी प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है। पूरे जनपद के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत तैयारी के साथ बच्चे आए हुए हैं। और भाई ऐसा इन कार्यक्रमों को देख करके ऐसा लगता है कि बच्चे जो है संस्कृत पढ़ने में, लिखने में उनकी बहुत रुचि है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत को जनभाषा बनाने के लिए, संस्कृत को छात्रों को मतलब ये लगे कि संस्कृत सरल भाषा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, जो कि आज जनपद स्तर में अल्मोड़ा में आयोजित हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में बच्चों को संस्कृत के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए प्रथम उद्देश्य इसका यही है। और इसमें 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। संस्कृत नाटक आयोजित होगा, संस्कृत वाद विवाद आयोजित होगा, संस्कृत समूह गान, संस्कृत समूह नृत्य, श्लोकोच्चारण और आशुभाषण। इन 6 प्रतियोगिताओं में जो प्रतिभागी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, वो राज्य स्तर में इसी महीने 22 और 23 नवंबर को प्रतिभाग करेंगे। विभिन्न विद्यालयों से प्रतियोगिता में शामिल होने आए छात्र छात्राओं का कहना था कि इससे उन्हें संस्कृत भाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। हम ब्लॉक हवलबाग से संस्कृत प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। ये संस्कृत प्रतियोगिता में हमें भाग लेने पर बहुत अच्छा लग रहा है। संस्कृत प्रतियोगिता संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए है। जितना भी हो सके संस्कृत जो हमारी प्रतियोगिता हो रही है उसको बढ़ावा दें। और मैं यहाँ पे संस्कृत प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आ रखी हूँ। मेरा श्लोकोच्चारण है। और हाँ, ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें क्या कहते हैं इतनी सारी प्रतियोगिता के माध्यम से हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भकूना है। आज हम सभी यहाँ संस्कृत प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए GIC भकूना से उपस्थित है। यहाँ हम संस्कृत
संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये हमारे लिए यहाँ संस्कृत प्रतियोगिता का डांस है और यहाँ हमने इस प्रतियोगिता में हमने डांस में प्रतिभाग किया है और ये सभी मेरे साथी है जीआईसी भकुना के। हमारा स्कूल जीआईसी भकुना ताकुला ब्लॉक में पड़ता है और यहाँ हम संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये हमारे सभी महोत्सव हो रहे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अलग से आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष उपचार दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान के निदेशक विनोद टोलिया ने इस संबंध में बताया कि योजना के तहत अभी तक एक साल में पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का उपचार दिया जाता था। अब सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को परिवार से हटकर प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का उपचार देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के उपचार में खर्च होने वाली राशि परिवार के अन्य लोगों के साथ नहीं जुड़ेगी। देखिए, जो आयुष्मान योजना पूर्व में चल रही थी उसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि के लिए चिकित्सा उपचार का प्रावधान था। अब ये इस जो योजना के बारे में बोल रहे हैं कि 70 वर्ष की आयु वर्ष से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको 5 लाख रुपए उस व्यक्ति के उपचार में प्रति वर्ष मिलेगा। यानी कि जो पहले पूरे परिवार के लिए 5 लाख की धनराशि निर्धारित थी, अब उस 70 वर्ष की अधिक से आयु वर्ग के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान उसके लिए रखा गया है। इस नई जो योजना आप बता रहे हैं, तो यह 5 लाख रुपए की धनराशि केवल उसी हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उन पर ही उपयोग किया जा सके। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भू कानून के ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न पक्षों के साथ की चर्चा। भरारीसैंण विधानसभा भवन में हुई बैठक में बोले सीएम, जल्द अमल में आएगा सशक्त भू कानून। पलायन निवारण आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने बुद्धिजीवियों के साथ किया मंथन। कहा, पलायन रोकने को लेकर संजीदा है सरकार। लखपति दीदी की कहानी भी करेगी दूसरों को प्रेरित। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति तय करने को देहरादून में हुआ मंथन। एक दिवसीय कार्यशाला में जुटे विशेषज्ञों ने हिमालय क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों पर की चर्चा। तराई पूर्वी वन प्रभाग में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। सांसद अजय भट्ट ने जागरूकता का प्रसार करने वाली मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और बनबसा में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा सेना भर्ती रैली का आयोजन। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, समय रहते दुरुस्त करें सभी इंतजाम। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी फॉलो करें। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।